नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। तो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी एक ऐसे गांव की है जो कि बहुत ही अच्छा गांव है, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली ऐसी है जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और मम्मी पापा वहीं पर रहते हैं। अब उनकी उम्र लगभग 75 साल की हो रही थी। 70 साल की उनकी माँ थी और 75 साल के उनके पिताजी थे। दोनों गांव में रहते थे। गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। एक दिन अचानक से सावित्री जी की तबीयत ख़राब होती है। उनका नाम सावित्री जी था। तो वो अपने पति से कहती हैं कि बेटा और बहू को फ़ोन कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे लग रहा है कि अब मैं ज़्यादा नहीं बच सकती। तो वो तुरंत ही अपने बेटे को फ़ोन करते हैं। तो बेटा जैसे ही फ़ोन सुनता है तो वहाँ से अपनी पैकिंग कर लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अब ये था कि शहर से आने में टाइम तो लगता है, 2 दिन का समय लगने वाला था, क्योंकि मुंबई में रहता था वो और ये रहते थे गांव में। और यहाँ तक कि यूपी का गांव एक छोटा सा गांव, तो वहाँ से आने में टाइम तो लगता ही है। तो इस वजह से ये इंतज़ार करते हैं। इनकी माँ चारपाई पे पड़े पड़े बस बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि बेटा आ जाए, एक बार उसको देख लें तो थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। तो इसी इंतज़ार में ये जी रही थी और उधर बेटा तड़प रहा था अपनी माँ से मिलने के लिए। बस घर पहुँचने ही वाले थे। जैसे ही गांव के बाहर पहुँचे थे तभी गांव से एक लड़का भागते हुए आ रहा था, क्योंकि उसको ट्रेन की टाइमिंग पता थी सबको कि जिस ट्रेन से आ रहे हैं। तो वो समझ गया था आने वाले होंगे। तो वो रोड पर पहुँच के इंतज़ार करने के लिए जाता है कि उन्हें ले आएंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी माताजी की डेथ हो जाती है। और वो लड़का रोड पर पहुंचते ही बेटे को बताता है कि भैया अब माताजी नहीं रह गई हैं। बेटा तो वहीं पर बिलख बिलख कर रोना शुरू कर देता है और उनकी वाइफ उन्हें संभालती है। उसका नाम रिया था। रिया अब अरुण को संभालती है और दोनों लोग घर पहुंचते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल था। इस तरह अब तो ये था कि चलो भाई देखने को मिल गया था, यही बड़ी बात थी। अब ये लोग क्रियाकर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद ये लोग छुट्टी लेकर आए थे काफ़ी दिन की, 10-15 दिन इन्होंने सोचा था यहीं पर रुकेंगे। तो सारे काम अब 13वीं तक तो रुकना ही था। तो 13 दिन तक ये सारे नियम कई होते हैं जो करने होते हैं। तो इनके पिताजी और अरुण ये दोनों लोग मिल करके कर रहे थे। इसी बीच गांव में एक औरत थी। वो कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ करती थी, लेकिन लोगों ने ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, उसकी हरकतों को अवॉइड किया। तो जब अरुण आया था शहर से, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत मतलब शान शौकत से आया था वो। तो उसको देख करके पता नहीं क्यों उसे जलन हो रही थी। कहीं ना कहीं वो जल इसलिए रही थी क्योंकि उसका भी एक बेटा था जो कि अरुण के साथ ही बड़ा हुआ था और वो भी पढ़ने में बहुत होशियार था। लेकिन जब काम के लिए शहर गया था उसके बाद से वो कभी वापस नहीं आया है। तो उसे कहीं ना कहीं जलन होती रहती थी कि इनका बेटा अरुण तो इनके पास आता भी है, पैसे भी भेजता है और अपने माँ बाप की इतनी चिंता भी करता है। तो उसको जलन होती रहती थी बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं क्यों जब ये अरुण यहाँ रहने लगा और अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो अपने पापा की इतनी देखभाल करते थे, बहू भी पूरे घर का काम संभाल चुकी थी, तो उसे बड़ी जलन होती थी कि शहर की लड़की है और गांव का सारा काम कर रही, कुएं से पानी लाना, ये सारे काम रिया बहुत अच्छे से कर रही थी। तो एक दिन वो आती है इनके घर और कहती है बेटा ये प्रसाद है, प्रसाद ले लो, मैंने पूजा की थी और दोनों लोग खा लेना। अब ये दोनों लोगों को कुछ पता नहीं रहता है और ये दोनों प्रसाद खा लेते हैं। जबकि इनके पिताजी को जब पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि ऐसे ही किसी के हाथ का प्रसाद मत खाया करो, मत्थे लगा कर रख दो एक जगह।
लेकिन इन दोनों ने खाया और बोले कि अरे पिताजी कुछ भी नहीं होता है, अब वो बूढ़ी काकी हैं, वो तो हम बचपन से उन्हें जानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहते चलो ठीक है। अब धीरे धीरे समय निकलता गया, 2 दिन हो गए। 2 दिन बाद अरुण की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। उधर रिया की भी तबीयत ख़राब थी। अब सभी लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि यही दोनों लोग घर संभालने वाले थे और दोनों की तबीयत ख़राब हो जाती है। दोनों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और उल्टियाँ खून की हो रही थी। अब इनके पिताजी कहते हैं बेटा कुछ तो गड़बड़ है, चलो हॉस्पिटल चलो दिखा कर आते हैं। तो गाड़ी बुक करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बता देता है कि इन्हें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हुआ हो। तो उन्होंने बोला नहीं, ब्लड निकला है, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला था। तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और बोला कि ठीक है खाकर देखो, हो सकता है आराम मिल जाए। अब ये लोग घर आ रहे थे तब तक शाम हो गई थी। शाम के वक्त अपनी एक जो गाड़ी बुक की थी उस गाड़ी से ही गए थे, वापस आ रहे थे, अचानक से रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है। अब ड्राइवर गाड़ी चेक कर रहा था और ये दोनों गाड़ी में ही बैठे थे। तभी इन्हें लगा कि इनके पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। अब इन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि अरुण तो आगे बैठा था और पीछे रिया बैठी थी अकेली। उसके साथ में फिर कौन है, क्योंकि रिया के साथ कोई भी नहीं था, पापा भी नहीं थे, तो पीछे कौन है उसके साथ। अब अरुण को डर लग रहा था। वो अचानक से जब पीछे मुड़कर देखता है तो रिया खिड़की मतलब शीशे की तरफ सर टिका करके आराम से बैठी थी और थकी हुई थी। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से और थकी हुई थी। लेकिन उसके बगल में कोई लग रहा था बैठा है। अरुण घबराहट की वजह से कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वहीं बैठा रहता है। ड्राइवर आता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, थोड़ी देर बाद गाड़ी चल देती है। अब ये गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला है, पिताजी घर में नहीं है। तो ये रिया को लेके दोनों लोग अंदर जाते हैं और अरुण की तबीयत अब कुछ ठीक लग रही थी पहले से, लेकिन रिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। तो रिया को चारपाई पे बिठालता है और पानी देता है। तभी अचानक से अंदर किचन से आवाज़ आती है जैसे किचन में कोई है। इन्हें समझ नहीं आता है कि पापा तो है नहीं, तो किचन में कौन है। किचन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। बर्तन तो जस के तस पड़े हुए थे, लेकिन आवाज़ आ रही थी। तो रिया अब उठकर जाती है और सोचती है कि पापा के लिए कुछ खाना बना दे। तो ये खाना बनाने के लिए जैसे ही गई थी तो अचानक से अरुण के चीखने की आवाज़ आती है। तो रिया भाग कर जाती है और पूछती है क्या है। तो वो बताता है कि अंदर वाली कोठरी में कोई बैठा है। तो रिया कहती है अंदर कौन बैठेगा, मतलब कोई चोर घुस आया है। तो कहता नहीं चोर नहीं है, पता नहीं कौन है, मतलब काली काली सी साड़ी पहन रखी है उसने, कोई औरत है। तो रिया अंदर जाती है टॉर्च लेकर, क्योंकि कच्चा घर था और पुराना घर था। तो अंदर वहाँ मतलब बहुत लंबी कोठरी थी, कुछ दिख नहीं रहा था और उस वक्त लाइट भी नहीं थी। तो ये टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश करती है तो काली साड़ी पहनकर कोई औरत बैठी है। उसकी आंखें चमक रही, क्योंकि आंखें वो एकदम घूर करके रिया की तरफ देख रही थी। अब रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, अंदर जाने की तो हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद अरुण कहता है कि डंडा उठाता है और कहता चलो मैं चलता हूँ। अरुण आगे आगे जा रहा था, रिया उसके पीछे पीछे टॉर्च लेकर जा रही थी। जैसे ही कोठरी के अंदर गई और वहाँ जब पहुँची तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से उस कोठरी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब कोठरी का दरवाज़ा बंद हो गया था तो ये लोग घबराने लगे, क्योंकि एकदम अंधेरा था, टॉर्च भी कहीं गिर गई थी घबराहट की वजह से। अब अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ ढूंढें। अचानक से इतने चमगादड़ और पक्षी अंदर आ गए थे कि उनकी वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो पक्षी इतना काट रहे थे इनको, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे लोग, बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ बाहर भी नहीं जा रही थी। ये लोग बहुत परेशान हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनके पिताजी आते हैं और जब वो सुनते हैं तो वो दरवाज़ा खोलते हैं। तब ये लोग भाग करके बाहर जाते हैं, पिताजी को पूरी बात बताते हैं। तो पिताजी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब ये उस दिन तो शाम हो गई थी, अब तो कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने सोचा दूसरे दिन सुबह गांव के पंडित जी से बात करेंगे। अब रात का समय था, सब लोग आंगन में सो रहे थे क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो आंगन में सबकी चारपाइयाँ लगी थी, इनके पिताजी लेटे, फिर उनके बगल में इनका बेटा और इधर किनारे इनकी बहू। तीनों लोग बराबर से चारपाई लगाकर लेटे थे छत आंगन में।
अचानक से रात के समय इन्हें बहुत तेज़ी से ऐसा लगा जैसे हवा चल रही है। तो रिया की आँख खुलती है। जैसे ही रिया की आँख खुलती है तो वो देखती है अरुण हवा में था। सोते सोते वो चारपाई से लगभग 1 फीट ऊंचे था। ये देख करके रिया एकदम से चिल्लाने लगती है। जैसे ही चिल्लाती है उनके पिताजी की नींद खुलती है, वो भी देखते हैं। तब तक अचानक से अरुण चारपाई पे गिर पड़ता है और गिरते ही उसे होश आता है तो उठकर बैठता है। वो पूछता है क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं और मुझे क्या हुआ था, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वो दोनों बताते हैं कि नहीं कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप शायद कोई सपना देख रहे होंगे। लेकिन रिया अब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब वो अपनी चारपाई में बैठी है और बस कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। अरुण कहता है सो जाओ, तो वो कहती नहीं मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी, बस पानी पीऊँगी। पानी पीने के लिए ये किचन में जाती है पानी लेने, और जब वहाँ से लौट रही थी तो उसने देखा कि अरुण की चारपाई पे वही औरत बैठी हुई है और वो अरुण को एक टक देख रही है और एक हाथ से उसके पैर को सहला रही है। ये देख करके एकदम से रिया हाथों से गिलास छोड़ देती है और चीखने लगती है। तो उनके पिताजी फिर से उठते हैं और पूछते हैं बेटा क्या हुआ है। तो वो बताती है कि पिताजी आपने देखा वो औरत इनकी चारपाई में बैठी है। तो उनके पिताजी देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है उस वक्त। तो वो कहती है कि पिताजी यहाँ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और हमें पंडित जी से बात करनी होगी। अब इनके पिताजी सुबह होते ही पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो पंडित जी इनके घर आते हैं। पूरा घर जब देखते हैं तो बताते हैं कि ये किसी डायन का काम है और वो डायन की नज़र अब तुम्हारे घर पे है। वो बहुत खौफनाक है और बहुत ख़तरनाक भी है। उसने तुम दोनों के ऊपर मारण क्रिया की है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। तो अब ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि मतलब ऐसा किसी से मेरी क्या दुश्मनी है जो किसी ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो इनके पिताजी कहते हैं कुछ भी हो पंडित जी आप मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि अब मेरा यही सहारा है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। पंडित जी कहते हैं आप परेशान मत हो। वो बड़ी पूजा करते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके गले में माला पहनाते हैं और कलावा बांधते हैं। सब विधि जो होती है वो करते हैं। अब वो ये पूछते हैं आखिर किसने किया है, आप मुझे बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप लोग सचेत रहिए कि कभी भी किसी अनजान के हाथ का या किसी भी जान पहचान के हाथ का ऐसे ही कोई चीज़ मत खाया करिए और किसी को अंदर मत आने देना। अब ये लोग कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा। अब ये अपने घर आराम से रहने लगते हैं। अब इनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तभी गांव के एक घर में भी यही शिकायत होने लगी। तो अब इन लोगों को लगा कि ये अपने गांव घर का ही कोई इंसान है। तब इनको याद आता है कि जब हम लोग आए थे तब वो काकी आई थी, उन्होंने प्रसाद दिया था, लड्डू दिया था, और हो न हो उसी में कुछ ना कुछ था, क्योंकि उसके दूसरे दिन से ही हमारी तबीयत ख़राब हुई थी। तो अब ये लोग पता करते हैं तो गांव के कुछ लोग बताते हैं कि ये रात के वक्त शमशान घाट में जाती है, वहाँ पूजा करती है, पता नहीं कौन सी पूजा करती है, और जंगल में जाकर भी वहाँ पूजा करती रहती है। अकेली रहती है, बेटा नहीं है, पति नहीं है, और अकेले ही रहती है, पूजा करती है। जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई तो वो बहुत तेज़ी से एकदम से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम लोग मेरा बिल्कुल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, पर मैं सबका बिगाड़ सकती हूँ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मैं अकेली हूँ उस तरह गांव के सभी लोग अपने घर में अकेले ही रहेंगे। मैं किसी के बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। अब गांव के लोगों को पता चला कि जो गांव के बच्चे गायब हो रहे थे और मिल नहीं रहे थे, चाहे जवान बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, ये सब के सब इस डायन ने खाए हैं। तो वो हंसने लगती है और कहती हाँ, उसके घर को जब देखा गया उसके घर में बहुत सारी हड्डियाँ मिली थी जो कि ये बच्चों का मांस और जवानों का मांस ये पकाकर खाती थी और उसी से अपनी पूजा करती थी। ये चीज़ें जब पता चली तो अरुण और रिया तो ये सुन करके ही दंग रह गए कि ऐसा भी होता है, ये तो पता ही नहीं था। तो उस डायन को गांव से भगा दिया गया। वो जंगल में अब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी गांव के लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि डर की वजह से
वो अब बहुत ज़्यादा सचेत हो गए थे। पंडित जी ने पूरे गांव को बांध दिया था कि ऐसी कोई बुरी शक्ति इस गांव में ना आ पाए। लेकिन जंगल में अभी भी शाम के वक्त कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर रहती है और वहाँ पर तंत्र विद्या और काला जादू करती रहती है। अक्सर लोगों को वो दिखाई पड़ती है गांव के बाहर, लेकिन वो गांव के अंदर नहीं आ पाती है, क्योंकि पंडित जी ने गांव को बांध दिया है मंत्रों द्वारा। तो अब गांव सुरक्षित है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।